इकोनॉमी में उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में 2-3 पिलर्स थे, उसकी बात भी करेंगे। हेडिंग डालिए, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। अंग्रेजी प्रशासन का भारत में आधार 3 स्तंभ थे। एक है सिविल सर्विसेज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक सेवा। इसे मिलिट्री को क्या बोलते हैं? सैन्य। और इसे कहते हैं पुलिस। लिख लीजिए, पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये ऐसा पोर्शन है जहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। जितना बेस्ट पॉसिबल है उतना कराने का प्रयास करते हैं, और जितनी चीजें ऑथेंटिक बुक्स में है, एनसीईआरटी में नई पुरानी दोनों है, हम दोनों चीज कराते हैं। पहला है सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवा। सिविल सर्विसेज नोन एज अ स्टील फ्रेम, हिंदी में से कहते हैं इस्पात का चौकठा। चौकठा, चौकठा क्या होता है? ये जो गेट पे लगा होता है फ्रेम, इसका उसे चौकठा कहते हैं। घर का सबसे मजबूत पोर्शन ही होता है। कुछ भी हो जाए ये हमेशा बचा रहता है। कोई पुरानी बिल्डिंग उठा के देख लो, दरवाजे का फ्रेम बचा रहता है। तो सब चीज इसी पे बेस चल रही थी। सिविल सर्विसेज वाज डेवलप्ड बाय कॉर्नवालिस, सो दैट कॉर्नवालिस आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। क्लियर? इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, क्यों आया था? रेगुलेट करने। क्यों आया? रेगुलेट करना था। क्यों रेगुलेट करना चाहते? उसके पहले रेगुलेट क्यों नहीं किए? करप्शन। उन्होंने EIC डिमांडेड लोन फ्रॉम द पार्लियामेंट या क्राउन। तो इन्होंने जब डिमांड किया तो इन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में तो खबर ये है कि दुनिया में सबसे करप्ट गवर्नमेंट तो बंगाल में चल रही है। आप एक्सप्लॉइट करें लोगों को, फेमाइन है, लाखों लोग मर जा रहे हैं, और आप डिमांड करें लोगों की। तो दे फॉर्म द कमीशन, और कमीशन रिपोर्टेड दैट ऑफिसर्स ऑफ EIC बिकम रिच। जो ऑफिसर है उसके वो अमीर हो रहे हैं, बट कंपनी गोइंग टू बैंकरप्ट, कंपनी दिवालिया हो रही है। तो ये उसे मान लीजिए संस्था है RSIS। अब आप सोचिए, आप इतने बच्चे हो, है ना, तो आप यहां पे आए कैसे होंगे? एड से, ऑफिस से, नाम से, क्रेज से, टीचर की क्वालिटी से आप आए हो। तो कोचिंग ने इतना सब कर दिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। और अब मैं यहां पढ़ाने आया, मैं आप सबको अपने इंडिविजुअल नंबर देके अपने घर बुला के पढ़ाना शुरू कर दूं। तो फीस आप यहां नहीं जमा करोगे,
तो मेरा प्रॉफिट होगा, कंपनी का लॉस होने लगेगा। समझ भी नहीं है, बच्चे तो आ रहे हैं फीस नहीं आ रही है, और मैं अमीर से अमीर होता जाऊंगा। यही ऑफिसर्स ने किया, क्योंकि उसके पहले ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता था वो घूस दे के होता था। ब्रिटेन में आप ब्राइब दो, ऊंची पोस्ट मिल जाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति अपॉइंट होता था उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, मोर प्रॉफिट, चाहे जैसे। इसलिए देखिए क्लायू कमा के गया था एक बार, दोबारा फिर आया, और क्लायू के ऊपर इसलिए इंपीचमेंट लगा था, ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया बाद में। तो ये चीज थी। अब आप सोचिए, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का मेन कारण क्या है? ये टॉपिक यहां का है, ये टॉपिक इथिकल इशू भी है, हमारे इथिक्स में भी है। मेन कारण क्या होता है करप्शन का? अगर कोई व्यक्ति करप्ट है, अगर कोई घूस ले रहा है, तो घूस क्यों लेता है? आप बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? सूरज। तुम अपने आप को सोचो, मान लो तुम किसी पोस्ट पे होगे और तुम घूस लोगे, तो किन कंडीशंस में तुम घूस लोगे? नहीं, इलीगल काम क्यों करोगे? आप समझे नहीं मेरी बात। क्यों करोगे? कारण ऑब्वियस सी बात, पैसा। पैसे कमी किसके पास नहीं है? एलन मस्क को पैसे कमी नजर आती है, अंबानी को पैसे कमी नजर आती है ना, और हमको भी कमी नजर आती है ना। तो कभी सबके पास है। मेन मुद्दा क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? यस। हाँ, कौन दिवाली? अरे अरे तो ऑफिसर्स का रहना करप्शन। हाँ, ग्रीड क्या होती है? फिर तो कोई चारा ही नहीं है, फिर से खत्म ही नहीं कर सकते। यस, क्यों, क्या चाहिए? क्यों स्टामन नहीं लाके क्या करोगे बताओ? तेज बोलो, तेज। हाँ, लग्जरी लाइफ क्या होती है? बोलिए, लग्जरी लाइफ क्या होती है? तेज बोल बिटिया। सोशल, ये क्या होता है सोशल प्रॉफिट? मतलब ये ह्यूमन नेचर है, आप भी करोगी? नहीं, ये जवाब ना आप लिख सकते हो ना, एग्जाम में इंटरव्यू में बोल सकते हो। बताइए। हमारे एक सीनियर थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आईएएस ऑफिसर थे। आपने सुना पोस्ट होती है डेनिक्स, एक होती है डेनिप्स, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सिविल सर्विसेज, और पी पुलिस सर्विसेज। वो पुलिस सर्विसेज में थे, ठीक है, और अपॉइंटेड थे सिलवासा में। सिलवासा जानते हैं? दादर नगर हवेली, गुजरात के पास। और बहुत ईमानदार, शादी हो गई थी, एक बच्चा था, यही टाइम था, यही सेम टाइम। तो भाभी उस समय सैलरी बहुत कम थी, ये 2005 की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं टाइम दे रहा था। तो भाभी जी ने उनसे कहा कि अरे एक दीपावली आ रही है, कान का, हमारे उसे झुमका बोलते हैं, झुमका बनवा दो। बोले कितने का है? बोली 12,000 का है। बोले इतना महंगा तो नहीं बनवा पाऊंगा। तो महिलाओं को जानते ही हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान जाओ। उल्टा सीधा, हाँ यही नौकरी कर रहे हो, आईएएस बने हो, ये वो फलाना ढिमाका, फालतू मेरे बाप ने तुमसे शादी करा दी, किसी लायक नहीं हो। आदमी को बुरा लगता है, इन कर क्या लेगा, हर्ट हुआ। शाम को आए, बोले अरे बनवा दो।
बोले नहीं है ना, कह रहा हूं कितनी सैलरी है मेरी, 30-35 हजार रुपये सैलरी है और कितना अभी हाथ में आएगा। शाम को फोन आया उनके प्यून का, अगले दिन संडे था, कि सर एक व्यापारी है, उसका माल परसों आ गया था, रिसीव हो चुका है, ऑफिस से उसे रिलीज होना है, और अगर कल संडे को उसका माल नहीं निकला तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा, त्योहार का पूरा सीजन है, नवरात्रि का सामान है। बोले नहीं हो सकता। बोले सर वो 15,000 रुपए दे रहा है और कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ बैग डेट में उठा लेना है, और वहां पे जगह खाली रखी हुई है, मतलब जहां भरा जाता है डेट खाली है। बोले नहीं नहीं सर नहीं करना। संडे सुबह फिर भाभी ने टोन मारा, ऐसा ना मैं जा रही हूं मायके, तुम्हारे बस की बात। उनका दिमाग ठनका, अच्छा सुनो उसका सामान दे दो, मैं आ रहा हूं। दे दिए, पहुंचे, और जैसे उन्होंने 15,000 रुपये पकड़ा, अपने प्यून से लिया, एंटी करप्शन ब्यूरो की रेट थी, पूरा ट्रैप था, फंस गए। 7 साल केस चला, बाद में छूट गए। इसमें तिहाड़ में, मतलब तिहाड़ में जेल बंद नहीं है, तिहाड़ में कमिश्नर है, ठीक है। अब बताओ उन्होंने करप्शन क्यों किया? करप्शन के 2 कारण होते हैं। पहला होता है लेस अमाउंट ऑफ सैलरी, वेतन का कम होना, और दूसरा अगर आप हैबिचुअल तो अलग बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो क्रिमिनल माइंड वाले हैं, जो हैबिचुअल है। आजकल लोग करप्शन इसलिए करते हैं ना कि मजबूरी बन गया है, आप नहीं करोगे ना तब भी आपको करना पड़ेगा, आप हट नहीं सकते। हाँ सिस्टम चल रहा है वो, अब सालब हो गए तो आप पकड़े जाओगे, वो सब बचे रहेंगे, सब चोर है, इसलिए आप मजबूरी में करते हो। तो करप्शन का यहां पे जो निकल के आया कि लोगों की सैलरी कम है, ऑफिसर्स की सैलरी कम है, और वहां से लोग पैसा दे के, अगर तुम मास्टर बने प्राइमरी के, तुम दरोगा बने, तुम कांस्टेबल बने, 4 लाख 5 लाख दे करके, 20 लाख दे के, तो तुम तो कमाओगे। तो अगर अपॉइंटमेंट ही एग्जाम के थ्रू कराई जाए तो करप्शन पैसा नहीं दोगे, और जब दोगे नहीं तो जितना मिलेगा उतने ही सेटिस्फाइड रहोगे, और सैलरी भी अगर थोड़ी सी इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये काम किया कॉर्नवालिस ने, इंक्रीज सैलरी फॉर द रिमूव करप्शन। सिर्फ एक लाइन समझाने के लिए आपको 6.5 मिनट से समझा रहा हूं। ये चीज कहीं भी काम आएगी, एथिक्स मुझे पढ़ानी है, काम आएगी। क्लियर है लाइन? हैबिचुअल की बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन पर्सन। और मौका मिलता है तो आदमी चौका मार देता है, मौका ही ना मिले बस। इतना सेट कर दो माहौल को, टाइट रखो, इतनी विजिलेंस रखो, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखो, कुछ गड़बड़ ना हो पाए, ईमानदारी बनी रहेगी। अब उन्होंने चेंज किया प्रमोशन। पहले प्रमोशन बेस्ड ऑन एज होता था, अब एज की जगह कर दिया गया एक्सपीरियंस, कि आपकी आयु ज्यादा नहीं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट पे है ना, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई सीनियर बनता है, और किस बेस पे? एज के बेस पे, सर्विस के बेस पे? एज के बेस पे, ठीक। तो इन्होंने कहा नहीं, एक्सपीरियंस के बेस पे हम प्रमोशन देंगे। क्लियर? फिर रिक्रूटमेंट ऑन द बेस ऑफ मेरिट। तो ध्यान रखना, पहली बार 1853 एक्ट से यह बात हुई थी कि सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट थ्रू अ ओपन एग्जाम, ना लिखिएगा, तो पहली बार एंट्रेंस की बात हुई थी। फिर 1858 एक्ट से आईसीएस एग्जाम की बात हुई, उसके बाद शुरू हो गया। और पहली बार 1864 में फर्स्ट इंडियन गेट सिलेक्टेड,
एज अ IAS ऑफिसर। कौन है? सुरेंद्र बनर्जी, सत्येंद्र नाथ। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये एग्जाम, बात भाई, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था। साल में एक बार होता था, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता था, किसी हिंदी बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिर्फ हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। ठीक, और इसकी जो मैक्सिमम एज थी वो थी कितनी थी? मैक्सिमम एज 21, आज मिनिमम एज 21 है, और साल में एक बार होती थी। फिर भी ढेर सारे इंडियन सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक, इसको कम करने के लिए उन्होंने चेंजेस किए, वो आएगा बात में, लेकिन बता भी दे रहा हूं। उन्होंने इस एज को घटा दिया, ऐसे कर दिया मैक्सिमम एज 19 ईयर। ठीक है, अब नोट कर लीजिए यहां तक। अच्छा चलो ये भी खत्म कर देते हैं। पहले देखिए, हाई पोस्ट वर रिजर्व फॉर द इंग्लिशमैन। हाई पोस्ट कोई भी इंडियन को नहीं मिलेगी, क्लियर है। ये आर्मी में भी थी, पुलिस में भी थी, और सिविल सर्विस में थी, इवन जुडिशरी में भी थी। और जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए फोर्ट विलियम को अपॉइंट किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां था? कलकत्ता में। स्टैब्लिश किसने किया था? विलेजली में। अब इस पॉइंट को नोट करिए, लिखो लिखो लिखो। नागरिक सेवा लिखो। कार्नवालिस को इसे इसका पिता कहा जाता है, लिख लिया। इसे इस्पात का चौखटा कहते हैं। फिर लिखो, इसने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, इसने माने कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वेतन बढ़ोतरी कर दी। अगली बात, पदोन्नति का आधार, पदोन्नति का आधार पहले क्या था? आयु, बाद में क्या कर दिया? अनुभव। ठीक है, अगला, रिक्रूटमेंट, नियुक्ति पहले कैसे होती थी? घूस देकर, ब्राइब, लिखो। उसके बाद नीचे से, पहली बार परीक्षा की चर्चा कहां हुई? 1853 में, मतलब प्रवेश परीक्षा कराई जाए इसकी बात हुई। फिर 1858 में पहली बार एक्ट में रिकमेंडेशन आ गया कि ICS बनाई जाएगी। फिर 64 में पहली बार इंडियन सेलेक्ट होता है। ठीक है, फिर उच्च पद यूरोपीय अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। अगली बात, प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज को निश्चित किया गया।
जिसकी स्थापना वेलेस्ली ने की। ठीक है, हाँ, नागरिक सेवा, कॉर्नवालिस। ठीक है, आप चाहे ये पॉइंट लिख लें, बाद में फिर लिखवाऊंगा मैं कि एग्जाम सिर्फ लंदन में होता था, ओनली इंग्लिश मीडियम में होता था, और मैक्सिमम एज 21 एज थी। बाद में इसे 19 कर दिया गया। क्योंकि सो मेनी इंडियंस बिकम सेलेक्टेड, ढेर सारे भारतीय सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, आज उसके 150 साल के बाद अगर ये क्राइटेरिया, तो कितने लोग दे पाएंगे? सोच के देखो, उस समय लोग कैसे देते होंगे, सोच के देखिए आप। आज नहीं संभव है। अच्छा है अमेरिका नहीं है, तो 88 लाख तो वीजा का लग जाता है। ठीक है, ये चले। दूसरा है आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस। पहले आर्म्ड फोर्सेस में सेना, आर्मी। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस played a most important role for the expansion of EIC in India because they have a 3 most important port of India. उनका 3 important port थे, बॉम्बे, मद्रास एंड, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि जब यहां लड़ाई हो तो यहां से आदमी फट से मंगा लेते थे, यहां ऐसे मंगा ले, यहां ऐसे मंगा लेते थे। तो आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। मैंने बताया था कि सब्सिडरी लाइन से पहले इनको अगर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना होता तो बाहर से जाते थे, और जैसे सब्सिडरी लाइन हुआ, सहायक संधि हो गई, अंदर से उनका रूट खोल गया, ओपन रूट। ठीक है, इन्होंने 3 एरिया डिवाइड किया था, जिसे प्रेसिडेंसी कहते थे, सब बता चुका हूं। आर्मी वाज हाईली डिसिप्लिन्ड, इनकी सेना एकदम उच्च स्तर की प्रशिक्षित थी, नियमित थी। ट्रेंड इन यूज मॉडर्न एमुनेशन, जो भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र है, जो भी आधुनिक हथियार है, उसको प्रयोग करने में एकदम से एक्सपर्ट थे। आप जानते हो मराठों के डिक्लाइन कॉजेस क्या थे? हाँ, जितने इंडियंस हारे हैं, है ना, उनमें सबसे बड़ा कारण है कि लैक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो यूज करने से डरते थे। जैसे जो बंदूक होती थी, भाई हमारे यहां कारतूस कह लो, तोप कह लो, बंदूक कह लो, या गन पाउडर कह लो, सब एक ही चीज है। पहली बार यूज कब हुई? 1526 में बाबर लाए, फिर इंडियंस को यूज नहीं किए। क्यों? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? जो गन होती थी, जानते कैसे चलती थी? क्या भरते थे? गन पाउडर। ध्यान रखना, गोली नहीं थी उस समय। हाँ, गोली नहीं थी, गन पाउडर ही यूज होता था। ठीक, बंदूक तोड़ते थे, जिसे तोड़ वाली बंदूक कहते थे, और ऐसे होता था कारतूस, काटते से उसमें डालते थे,
बंद करते थे मार्केट, उसमें छर्रा वगैरह होता था, जैसे बम मटेरियल भरा होता है, तो उससे लोगों को लगता था, जल जाते थे, मर जाते थे, वो ठीक था। तो ये लोग हुआ कि अरे चमड़े को प्लास्टिक मुंह नहीं लगाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या जी? अरे वो बाद में आया, वो उस समय आया, और उस समय भी वो अफवाह थी। आज तक ब्रिटेन में भी ये खबर नहीं लगी है आज तक कंफर्म कि वास्तव में गायो चर्बी यूज हुई थी कि कोई रिसर्च नहीं है। हजारों लोगों ने इस पर शोध किया है, सिर्फ अफवाह उड़ी थी। इसलिए ये लोग इंडियंस जो थे, वह जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, जो आर्म्स एमुनेशन थे, उसे यूज करने से पीछे भागते थे। तलवार, भाला, तुम पास जाके मारोगे तो दूर से मारेंगे, गए। हाँ, फिर पोस्ट ऑफ सूबेदार वाज द फिक्स्ड फॉर द इंडियन, मतलब इंडियन की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी वो सिर्फ सूबेदार की होगी, उससे ऊपर जा नहीं सकते। कैवलरी बिकम लेस इंपोर्टेंट व्हेन दे फॉट एट, ध्यान से देखिएगा, जो उनकी घुड़सवार सेना थी, घोड़े थे इनके पास, यूज किया इन्होंने जम के। ये घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू कम कब हुई? जब इन्होंने वर्मा, इजिप्ट और अफगानिस्तान में युद्ध किया। बता रहा हूं क्यों, कि नोट करिए, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। ये नई एनसीईआरटी का फैक्ट है, जो रेड से लिखा होगा वो नई एनसीईआरटी का होगा। लिखिए, यहां से लिखो ना, ये देखो, ये आधुनिक हथियारों को प्रयोग करने में प्रशिक्षित थे। अगला, सूबेदार का पद भारतीयों के लिए, सूबेदार का पद भारतीयों के लिए निश्चित था, मतलब उससे ऊपर नहीं जाएंगे चाहे कितना भी कर ले। फिर घुड़सवार सेना का महत्व कम हो गया जब ये वर्मा, मिस्र और अफगानिस्तान में युद्ध लड़े। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप घोड़ा चला रहे हो, आपको बंदूक चलानी है, ठीक है, संभव है? नहीं संभव है। ये इंडियन के साथ तो चलो चल जाता था, जब बाहर की जगहों पर जिन्होंने युद्ध किया वो लोग एक्सपर्ट होते। और देखिए, अफगानिस्तान वाला एरिया पूरा रेगिस्तान एरिया है ना, पहाड़ी एरिया है, तो आप घोड़ा संभालोगे कि बंदूक संभालोगे? यही सीन इजिप्ट एरिया में भी है, यही सीन बर्मा एरिया में। कौन सा पहाड़ी है उधर? अराकामा हिल्स है ना, म्यांमार साइड में। तो जहां ऐसी कंडीशन थी वहां पे इनके लिए घुड़सवार फिजिबल नहीं हो रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? ये सिर्फ नई एनसीईआरटी में लिखा है, पुरानी में नहीं। जहां तुम्हें लिखेगा रेड से ना, तो समझो नई एनसीईआरटी का मटेरियल है। फिर बात करते हैं पुलिस की। पुलिस को और प्रमोट किया गया, क्योंकि पुलिस मीन्स होता है इंटरनल। जो फोर्सेस होती है दो होती है, एक पैरामिलिट्री होती है जिसे अर्ध सैनिक बल कहते हैं, वो इंटरनल होती है, और जो आर्मी होती है वह एक्सटर्नल होती है। तो क्योंकि यहां पे हर चीज इंटरनल करना था, इसलिए उन्होंने प्रमोट किया किसे? पुलिस को। और पुलिस में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था वो अभी भी वही होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ, जिसे कहते हैं पुलिस अधीक्षक। उसके नीचे थाना होता था, थाना हेड होता था दरोगा। उसके नीचे होता था टाउन या विलेज होते थे, वहां हेड होते थे कोतवाल या चौकीदार।
चौकीदार गांव लेवल पे और टाउन लेवल पे कोतवाल, अभी भी होते हैं। आप हायरार्की जानते हो क्या है पुलिस में? सबसे पहले कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर, वही एसआई को सब इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। फिर सर्किल ऑफिसर, उसके अंदर में 5-6 ये रहते हैं सच्चो, जो आप सब इंस्पेक्टर कहते हो। उसके ऊपर डीएसपी, फिर एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, देन आईजी, देन डीजी। ये सीक्वेंस है। ठीक है ना? अभी जब मैंने बताया कि उनकी सैलरी 30-40 हजार थी, तो चेहरे कुछ लोग के उतर गए थे। अभी की बात कर रहा हूं, एक आईएएस की बात कर रहा हूं, अगर उसे 5-6 साल नौकरी की है, कितनी सैलरी होगी ये सोचिए, रखिए वही, और नीचे रखो आप 80-90 मान लो। मैं 2017 की बात कर रहा हूं, मैं एक जगह था, अपॉइंटेड था, और एक आईएएस से बहुत अच्छे रिलेशन थे, और उस समय मेरी सैलरी थी 1,20,000 रुपए महीना, और सब उन्हीं के यहाँ पहुंच के खाते पीते मस्ती करते थे। एक दिन हंसी मजाक में उन्होंने कहा कि ऐसा है, सब निकलो और जाके कौशल के घर खाओ पियो। बोले क्यों? बोले भाई मेरी सैलरी 70,000 है और इसकी सैलरी 1,20 है। तब मुझे अच्छा इतनी कम है? बोले हाँ भाई, बढ़ती है, वो चर्चा नहीं है, बहुत बढ़ नहीं, इंक्रीमेंट फिक्स है, वो लगता रहता है। वही 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 मेन है बेटा, वही मेन चीज है, सुविधाएं और भत्ते पर। ठीक है ना? जैसे एक हमारे परिचित है, आईपीएस है, वो 2003 बैच के आईपीएस है, अभी लखनऊ में है, नाम नहीं, पोस्ट नहीं बता सकता, नाम नहीं बता सकता उनका। उनसे मैंने लॉकडाउन में पूछा कि भैया कैसा चला? बोले ठीक चल रहा है। हमका कितनी आ रही है? बोले छोड़ो यार, हमका फिर भी, बोले 280 आ रही केवल, 2,80,000। भाई 2003 बैच के हैं और 2021 चल रहा था, 18 साल, 18 साल इंक्रीमेंट कितना लगा होगा? तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगला है जुडिशियल सिस्टम। क्या डिस्कस करें, पूछो ना, बताते। आईपीएस है, आईपीएस है। एक्चुअली वो नागालैंड कैडर के आईपीएस थे, लेकिन वहां गए नहीं, डिपुटेशन पे यहां सेट करा लिया है, यहीं रहते हैं। बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की, न्यायिक व्यवस्था। देखिए मैंने बताया विथ द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 रिकमेंडेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1773 बात हुई थी, 3 रिकमेंडेशन बट फॉर्मेशन इन 4। 73 में रिकमेंड किया जाता है, 74 में आता है, और इसका जुरिडिक्शन क्या था? बाद में आफ्टर सम टाइम जो जुडिशरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अभी भी है, सिविल एंड क्रिमिनल। इसे बोलते हैं दीवानी, इसे बोलते हैं फौजदारी। लड़ाई झगड़े संबंधित बात, पैसे संबंधित बात, कहां लड़ाई झगड़े इसमें आएगी, पैसे वाली यहां आएगी। ये केस बहुत लंबा जाता है, हाँ प्रॉपर्टी वाला बहुत लंबा जाता है। इसे दीवानी, अच्छा लिखा तो दीवानी से कहते हैं फौजदारी।
इसका जो जज होता है उसे कहते हैं सदर दीवानी जज या सदर दीवानी अदालत, अभी भी है हर जगह। इसको बोलते हैं सदर निजामत। इसमें दो होते थे, एक होता था मुफ्ती, एक होता था काजी। मुफ्ती हिंदुओं का था, काजी मुस्लिमों का था। 1833 में बता थे ना, जो गवर्नर काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल, उसमें मैकॉले अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, और उसने कंपाइल किया था आईपीसी, सीसीपी और सीपीसी। बताया था कि इसे लॉ पूरा कलेक्ट किया था इसीलिए इसे इंडियन जुडिशरी का फादर कहते हैं, मैकॉले को। नोट इट। आगे बाकी चीजें और आएंगी। जुडिशरी में भी फिक्स थी पोस्ट, लिमिटेशन था, उसे कहते जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन। इल्बर्ट बिल सुना है किसी ने? इल्बर्ट बिल क्या है? सुना है, लेकिन सुना सुना है। इसे कहते हैं जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली ये सीन था कि कोई इंडियन किसी भी यूरोपियंस का केस के मामले में जज नहीं हो सकता। ठीक है, उस समय थे पीपी इल्बर्ट, इन्होंने उसे रिमूव कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, बवाल मचा दिया, बाद में से ऐसा चेंज किया कि उसका नेचर ही खत्म हो गया। आएगा जब कांग्रेस में पहुंचेगा तब आएगा। रिकॉलिंग रखो बेटा, रिकॉलिंग नहीं होती क्योंकि हम रिवीजन नहीं मारते। कितनी गर्मी पड़ी भाई, बहुत। एसी तो पता ही नहीं चल रहा है। मैं ये बोर्ड वहां लगवाऊंगा, कल वहीं खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। ये पानी बहता ना। बहुत गर्मी है, उसे बोलो कान कर देगा। बस वही पानी कहाँ बहता है, पानी कहाँ निकलेगा? हाँ, कुछ तो नॉर्मल होगा। क्लियर है? डन। लिखो 1833 में मैकॉले गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ। हाँ हाँ, नहीं 53 में परमानेंट बनता है, वहां लिखवाया था मैंने, यहां पे टेम्पररी था। डन। चले। हाँ, देखिए अब हम रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे। राजस्व व्यवस्था। देखिए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने 3 रेवेन्यू सिस्टम सेट किया। ठीक है, पहला है जमींदारी, दूसरी है महालवाड़ी,
और तीसरी है रैयतवाड़ी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। मुझे लगता है इसमें कुछ लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे पढ़ी होगी। जैसे ये मेरी गारंटी है कि आज पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, गारंटेड। ये आपका दिल आपसे बताएगा कि अच्छा अब बोलो न बोलो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता क्वेश्चन गलत होते हैं। और ये पोर्शन मेंस में भी आता है, अभी नहीं है लेकिन आएगा, वो आता ही रहता है। तो हम बात करते हैं जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कोई बता सकता है इनका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले कौन सा, कौन बताएगा? सबसे पहले टाइमिंग 70 90 नहीं, हाँ तो परमानेंट बताओ ना। 1793 मालवाड़ी, कोई और? कोई बात नहीं, ये तो कोई भी भूल सकता है, ये पहला नहीं था। क्या टाइम है? बताओ, अगर पहला हुआ तो टाइमिंग क्या है उसके? हाँ, गुड गुड गुड, आई लाइक इट। रियल सीक्वेंस में रैयतवाड़ी पहले है, लेकिन सिर्फ एक जगह लागू हुआ था, सिर्फ एक जगह। वो जगह थी बारामहल, मद्रास में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, एज ए एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था। लेकिन अगर सीक्वेंस पूछेगा तो वो नंबर 1 पे आएगा, आएगा भी, सब लिखवाएंगे। तो पहले ये, फिर ये, फिर ठीक, ये तो आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं, तो ध्यान रखिएगा। अब इनका कॉन्सेप्ट समझते, सीन क्या है। देखिए, प्रैक्टिकली यही है कि ये व्यवस्था पहले लागू हुई, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिफेक्ट थे, उसके बाद इसको लागू किया गया, इसमें कुछ डिफेक्ट थे, फिर इसे लागू किया गया। तो वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। जमींदारी व्यवस्था में क्या किया गया कि सबसे ऊपर EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे नीचे फार्मर। इन्हें फार्मर क्यों कहते जानते हो? मरने के लिए है ये, फॉर और मर, इसलिए इन्हें फार्मर कहा जाता है, ठीक है। अब इनसे कलेक्ट करना है टैक्स, इन्होंने बीच में एक मीडिएटर बना दिया, जमींदार को। ये पैसा यहां से उठाएंगे, इनको पहुंचाएंगे, इसमें से एक पार्ट ये रखेंगे, पार्ट चर्चा हम करेंगे, क्लियर है। बीच में मीडिएटर देखें, फिर इन्होंने देखा कि मीडिएटर करप्शन कर रहा है। लॉन्ग टाइम में, ध्यान से देखिएगा, इनका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो अमाउंट था वो फिक्स था। ध्यान से देखिए, इनसे इनके टोटल रेवेन्यू का, मान लो अगर 100 रुपया हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू का 50% जमींदार उठाएगा इनसे, ठीक है। तो 50 रुपए, क्या जी? हाँ, और क्या, चाहे 100 मान लो, बात तो वही पड़ी। फिर उस 50 में से
1/11 जमींदार रखेगा और 10/11 EIC को जाएगा। मतलब ये वाला फिक्स था, लेकिन इसमें वो मनमानी कर रहे थे, जम के लूट रहे थे। तो इनकी देखो ध्यान से, इनकी इनकम लगातार बढ़ रही है, ये इनकी इनकम बढ़ नहीं रही। और ये जितने मोस्टली 30 साल 40 साल के लिए फिक्स होते थे, ठीक है। इसलिए इनको लगा कि इसमें लॉस हो रहा है, और ये करप्शन करते थे, ये इन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, तो ये नाराज भी होते थे। अगर कोई विद्रोह होता तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? EIC। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, इनको हटाओ। इन्होंने मीडिएटर जमींदार हटा दिया। अब क्या? EIC और किसान फार्मर, इन्होंने कहा कि बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा। ये पैसा, महाल माने होता है ग्रुप, मोहल्ला होता है ना, तो मोहल्ला ग्रुप बना दिया। किसान ही कलेक्टिवली सलाह पहुंचाएंगे रेवेन्यू हमारे पास। कहां पहुंचाएंगे? EIC के पास। बस उन्होंने बीच में 2 चिलगोजे सेट कर दिए थे। एक था लंबरदार, ठीक, ये बीच में पॉइंटेड था, ये काम देखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, एक बड़ा मीडिएटर हटाया, एक छोटा बैठा दिया, ठीक। तो ये करप्शन करने लगा, ढेर सारी जमीन अपने नाम करा ले रहा था, टैक्स पहुंचा रहा, जमीन अपने नाम, भाई कॉन्टेक्ट तो हो नहीं रहा। तो उन्हें लगा क्या गड़बड़ जा रहा है, तो उन्होंने इस मीडिएटर को हटा दिया। अब फिर लाते हैं सीधा डायरेक्ट किसानों से वसूली होगी। रैयत माने होता है जनता, रियाया माने होता है जनता, सीधे उनसे उठाएंगे। और यहां पर किया गया कि जितने फार्मर्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया, उनके नाम से पट्टा बनाया गया, पंजीकृत किया गया, पट्टा बनाया गया। यहां पे ये सीन नहीं था। यहां पर हम जो भी जनता थी वह टेम्पररी ओनर ऑफ लैंड थी, अस्थाई मालिक थी। यह भी अस्थाई मालिक ही था। परमानेंट ओनर आज भी हम टेम्पररी ओनर है। सरकार जब चाहे जमीन ले ले। हम लोग टेनेंट है, टेनेंट मतलब किराएदार है, अभी भी हाउस टैक्स देते हैं। जब भी जमीन बेचते ट्रांसफर करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी देते हैं। बस अंतर ही आया इसमें इस वाले सिस्टम में फार्मर्स हैव नो राइट टू ट्रांसफर ऑन लैंड। अपनी जमीन को किसी को हस्तांतरित, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी गिफ्ट नहीं दे सकता, न वो बेच सकता है, न उसे मोर्टगेज रख सकता है, गिरवी रख सकता है। लेकिन यहां वो सारी चीज चल कि वह पंजीकृत हो गया। तो यहां पर इंडिया में पहली बार इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट की बात रैयतवाड़ी से आती है। बात समझ में आ रही है? पहले बड़ा मीडिएटर, फिर छोटा मीडिएटर, फिर मीडिएटर हटा दिया। अब जानते हैं 1792 में क्यों लागू हुआ था? 1792 में अंग्रेजों की कंडीशन क्या थी? उन्होंने मैसूर जीता था, आधा मैसूर मिल गया था, 3 पोर्ट ले लिया था। देख रहे हो ना? ये चीज बना लीजिए। अभी बहुत डिटेल चलेगी, बस एक पूरा कॉन्सेप्ट, सिक्वेंशियल कॉन्सेप्ट है ये रिफॉर्मेटिव सीक्वेंस है, एक्चुअल सीक्वेंस अलग है।
ऑन हुआ ही? हाँ। क्या जी? हाँ, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, अरे उसके लिए कुछ कुछ तो क्राइटेरिया होता था ना भाई। देखो यहाँ जो पुराने लोग थे उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते थे जो जानते थे। बस ये था कि पहले वो राजा के लिए काम करते थे, अब वो इनके लिए काम करते हैं, अंग्रेजों के लिए। इंडियंस थे। हो गया? अभी तो डिटेल चलेगी, ये तो ऐसे ही करा दिया, मतलब एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाए कि प्रोग्रेसिव है। नहीं, रजिस्टर्ड नहीं थे। आज जैसे हमारा घर है तो हमारा घर रजिस्ट्री हमारे नाम से, उस रजिस्ट्रेशन पहली बार शुरू होता है यहाँ पे। वही अब तुम सोच रखो हम लोग ओनर हैं कि नहीं? भी अभी रुक जाओ, ये हटा रहा हूं, कौन से बताता हूं। ये हो गया ना? अब ध्यान से देखो, जो भी मुगल्स थे, ठीक है, सबसे ऊपर किंग, पीछे जितना भी सीन चला है, और सबसे नीचे फार्मर, ठीक है। अब बताइए, पहले चाहे सल्तनत हो, चाहे एंशियंट हो, चाहे मिडिवल हो, ओनर ऑफ लैंड कौन था? राजा। आपने पढ़ी होगी कि जमीन खालसा लैंड होती थी, याद आया? क्या होती थी? राज्य की जमीन को खालसा भूमि कहते थे, ठीक है। एक होती थी बफ, जो दान वाली भूमि होती थी, है ना। एक होती थी जमींदार की भूमि, बिट। हाँ देखिए, ये आपको मुगलों का टाइम है। मुगलों टाइम पे लैंड तीन टाइप के थे। खालसा लैंड जो क्राउन की होती थी, जागीर जो जागीरदारों को दी जाती थी, मतलब जागीरदार वहां से टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। और एक होती थी सयूरगल, जिसे फ्री ग्रांट दिया जाता था, इन्हें बफ भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर मेन ओनर कौन है? रूलर है मेन, और जो जागीरदार है वो सैलरी बेस्ड है। वो क्या है? सैलरी बेस्ड, न कि पार्ट बेस्ड। आप सबने पुष्पा देखी है? पुष्पा में जब उसे 5 लाख का ऑफर मिलता है, वो कहता है तो मुझे 4 लाख चाहिए। उसका तो बोलता है 5 लाख दे रहा था, क्यों नहीं? बोले 5 लाख से मैं नौकर ही रहता, 4 लाख से 4% का पार्टनर हूं। तो जमींदार 1/11 लेके भी पार्टनर है, वो टेम्पररी ओनर ऑफ लैंड है, लेकिन है लैंड ऑफ ओनर, ठीक है। उसको हटाओगे, अपॉइंट करो, तो रूल चलेगा, ऐसे चाम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो और ये चीज कंफर्म तब आती है जब आएगा आपका
कहां गया, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए, तो जो भी EIC है और जो फार्मर है, ठीक है ना, तो ये इनके पास कोई राइट, बस खेती कर रहे हैं। आपने सुना होगा, ये किसान भी दो टाइप होते थे। एक होते थे खुद काश्त, एक होते थे पाही काश्त। जानते क्या होता है? गांव में जमीन अधिया पे देते हैं, तो अगर खुद खेती कर रहे हैं तो खुद काश्त, और किसी और दे दिया तो ये भी मुगलों का ही है। तो ये भी नीचे डिवीजन था, लेकिन EIC मेन मालिक है। जमींदार को उन्होंने सबऑर्डिनेट ओनर बना लिया, टेम्पररी ओनर बना लिया, और उस जगह पर फार्मर कोई वैल्यू नहीं है। जब भी चाहो छीन लो, झपड़ लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट सेट किया। हाँ, गुड। जमींदार पार्ट ले रहा है और लंबरदार सैलरी ले रहा है। लंबरदार गवर्नमेंट ऑफिशियल था, कर्मचारी था, और यह पार्टनर है, वो 1/11 लेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ हाँ, नहीं, टाइम पीरियड मोस्टली 30 से 40 साल ही है। देखो, ये बता रहा हूं, आते हैं परमानेंट सेटलमेंट, इसे कहते थे स्थायी बंदोबस्त। दूसरा इसे जमींदारी कहते थे, और तीसरा इसे इस्तमरारी भी कहते थे। ठीक है, जमींदारी शब्द के लिए बंगाल क्षेत्र में इस्तमरारी टर्म यूज था, मतलब इस्तमरारी प्रमुख। इसे परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहते थे? ये क्वेश्चन हर बार IAS वगैरह इंटरव्यू पूछा जाता है। क्या होता था? क्या क्या फिक्स होता था? ये किसने कहा? कोई भी? अभी बताऊंगा। ठीक, देखिए, सबसे पहले जब इनके बंगाल, बिहार, उड़ीसा आया, तो रेवेन्यू किसका फिक्स होता था? नहीं, वो भी नहीं फिक्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट फिक्स था, 10/11 ये फिक्स था। कुछ लोग कहते हैं ये 30 साल 40 साल के लिए था। भाई, ये तो महालवाड़ी में भी है, जमींदारी में भी है, रेतवाड़ी में भी है, इसलिए वो नहीं है। सीन है कि EIC की इनकम फिक्स थी, कुछ भी हो उन्हें मिलेगी, इसलिए इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। हर बार IAS इंटरव्यू पूछता है, हम लोग भी पूछते हैं। तो इन्हें 1775 में मिला बंगाल, बिहार और मिला, याद है ना? अब इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करें, प्रॉब्लम आने लगी। तो इन्होंने एक सिस्टम लगाया, उसे लगाया कहते इजारादारी। किसने लगाया था, याद है? इसे शुरू किया था इल्तुतमिश ने। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। वही हमने कहा ना, इक्तादारी, इजारादारी, जागीरदारी, और वो जो गुप्ता टाइम पे था, अरे सामंतदार, सब चीज सेम है, बस थोड़े चेंजेस है। कार्नवालिस आता है और उसने जमींदारी व्यवस्था लगा दी 1793 में। ध्यान देखिएगा। अब क्यों लगाई, कैसे लगाई, इसकी चर्चा करेंगे, और सिर्फ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे।
इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। पहला है लैंड वाज गिवन टू द हाईएस्ट बीडर। बोली लगवाई जाएगी, इजारादारी में भी होती थी, इक्तादारी में बोली लगती थी। बोली लगाओ, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे दे दिया जाएगा ऑन अ परमानेंट बेसिस। 20 साल, 30 साल, 40 साल के में दे दिया जाएगा। क्लियर, डन। दूसरा, रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड फॉर 10 to 40 years ओनली इन। क्लियर। अब इस सिस्टम में एक सिस्टम सेट किया गया, उसके सनसेट लॉ, हिंदी में कहते हैं सूर्यास्त का नियम। ये शुरू में नहीं था, ये 1794 में रूल नंबर 14 से जोड़ा गया है, एडेड है। सीन क्या था कि अगर आपको, जमींदार की बात हो रही है, जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 फरवरी तक पैसा पहुंचाना है टैक्स, तो अगर 20 फरवरी के सनसेट से पहले पैसा नहीं दोगे कि आपकी जमींदारी फिर से किसी को नीलाम कर दी जाएगी, रिबीट हो जाएगा। ठीक है। इफ नॉट पेड एट अ फिक्स डे टिल सनसेट, जमींदारी मस्ट बी रीऑक्शन, अगेन हो जाएगा, बोली लगेगी। फिर ध्यान से देखो, ये जो सनसेट लॉ था इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इवन 1857 रिवोल्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये, बहुत जमींदार नाराज थे। क्रिटिसाइज बाई फ्लाउड कमीशन, एक बाद में कमीशन आई थी फ्लाउड कमीशन, बात करेंगे उसकी। और बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन ने भी इसका क्रिटिसाइज किया था। मतलब ये सिस्टम इतना गलत था, इतना फॉल्टी था। यस, कौन सा? हाँ, बोली लगवाएंगे। मान लो आप सब जमींदार हो, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूं, मुझे पूरे रेस आइस की तीनों ब्रांच का कलेक्शन चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट बताएगा उसको मैं दे दूंगा। हाँ बस, हाँ, दो होता है, ध्यान से देखो। जब सरकार आपसे कोई चीज कलेक्ट कराती है तो आप जब हाईएस्ट बीडर को देती है, और जब कोई काम कराती है सबसे लोएस्ट को देती है। मान लो मुझे रोड बनवानी है, जो सबसे कम भरेगा अमाउंट उसको मैं बीट दूंगा, और जब कलेक्ट कराना है सब ज्यादा वाले से लूंगा। ये फिक्स है, उससे नीचे नहीं चाहिए। आग लगे, पानी बरसे, मर जाओ, हाँ ये से, हाँ ये सब रूल, पूरा रूल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब पूरा सीन समझिए उसके। और मेरे भाई, कोई भी पेन मत चलाना, सिर्फ देखो, लिखा हर जगह मिलेगा। और गारंटी देता हूं, अगर आपके दिल से ये निकले कि मजा आ गया तो कहिएगा मजा। 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे एक तो अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रिफॉर्म, एक ये, मतलब मैंने जहां पढ़ाया है बच्चे ने तो बूम बूम कर लिया। आप खुद ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं जमींदारी सिस्टम की, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे ऊपर ईआईसी एज अ मास्टर ऑफ लैंड। भूमि का मालिक, ठीक। इसने बीच में जमींदार को, जो हाईएस्ट बीडर था, उसे दे दिया ठेका कि तुम कलेक्ट करोगे। और सबसे नीचे है फार्मर, ठीक है।
फार्मर की जितनी इनकम होगी उस इनकम का 50% पहुंचाएगा जमींदार को, जमींदार लेगा उससे। और उस जो भी कलेक्शन इसके पास आएगा 50%, सपोज करो इसकी इनकम 100 है, 100 रुपये, क्लियर है? तो ये देगा कितना? 50 रुपए। तो इनको मिल गए 50। अब उस 50 का 1/11 जमींदार रखेगा, क्लियर है? और 10/11 EIC हो जाएगा, डन। अब मान लो 1/11 को हम 5 रुपए मान लेते। तो इन्हें 5 रुपए मिल रहा है, इनको मिल रहा है 45 रुपए। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, अब ये कलेक्शन जो इन्हें पहुंचाना है वो कैश देना है, ओनली कैश। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ डेट फिक्स है, ठीक है? मान लो ये डेट है 31 दिसंबर, डन। अब देखो, ये जो जमींदार थे ये करते क्या थे? एक साथ हजारों गांव का ठेका उठा लेते थे। आज भी होता है ना, चाचा ताऊ मामा बाबा सब ले लिए और नाम एक ही का है, क्योंकि पैसे के बाद सब काम करा रहे हैं। तो जो मेन जमींदार होता था, ध्यान से देखिए, ये मेन जमींदार शहर में रहता था, जिसने ठेका उठाया है, और इसके बीच के बिचौलिए गांव से कलेक्ट करते थे। कुछ किताबों में तो ये लिखा है कि बीच में 100 बिचौलिए थे। कुछ जगह मिला होगा तभी लिख रहे हैं ना, 100 बिचौलिया। आप सोच के देखिए, कॉन्सेप्ट पकड़ के देखिए, अगर इनको 45 चाहिए, ठीक है, अब 5 इनको चाहिए, 50 हो गया। अगर बीच में हम 50 मान ले या 10 मान ले, 10 ही बिचौलिया मान लो, 100 तक है, 200 लिखा है, समझिएगा। तो ऊपर का 50 फिक्स है, तो नीचे वाले किस लिए कलेक्ट करेंगे? उन्हें चाहिए। तो जो अगर मान लो 20 है, 20 मान ले, ये टोटल बिचौलिए 20 है, तो इनसे कितना कलेक्ट होगा? अगर वो एक रुपया भी कमाएंगे, कलेक्शन कितना होगा? 70। कलेक्शन कितना होगा? ठीक, क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, और वो भी कैश, वो भी 20 दिन पहले, क्योंकि सबके पास डेट जाएगी ना सनसेट वाली। मतलब 31 दिसंबर से वो आ जाएगा, कितने दिसंबर? 11 दिसंबर आ जाएगा। वहां से जो आई डेट वाली आई पक्का, क्योंकि भाई अगर इनको 31 मिला है ना, तो ये नीचे वाले को 30 देंगे, वो 29 देगा, वो 28 देगा, 27 घटेगा, तो 20 दिन पहले आ गया। और सोचो 100 थे तो ये अमाउंट कहां जाएगा? कहां जाएगा? दूसरी चीज, डेट कितनी आगे जाएगी? 3 महीना पहले, फसल ही नहीं पकी है। हमारा 3 4 महीने का शिफ्ट चलता है ना, हाँ, साल भर का। सोचो 3 महीने 4 महीने पहले से लेंगे और दुगुना चौगुना 10 गुना। इसलिए ध्यान से देखो, ये जो जमींदार शहर में रहते थे,
इसके लिए टर्म यूज किया गया, इसे कहते हैं दूरवासी जमींदारी सिस्टम। या दूरवासी जमींदारी व्यवस्था, ये क्लियर टर्म है। आप ध्यान से देखो, जो जमींदार कलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो तो आराम से बैठे हैं, और एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है? फार्मर्स का। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। जमींदारों को अपॉइंट किस लिए किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये सीन समझो। उनको ये लगा था कि ये जमींदार अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में। ध्यान से देखना, अगर जमींदार को अपना पैसा बढ़ाना है, इसे 5 से 10 करना है, कब हो सकता है? मतलब इनका 200 हो। इनका 200 कब होगा? जब प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन ज्यादा के लिए ये EIC ने मान लिया कि जमींदार कैन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, वो अपने भाई उधार देगा ना, वो तो लेगा ही लेगा, इसकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। अब जब जमींदार इन्वॉल्व हो जाएगा एग्रीकल्चर में, वहां इन्वेस्ट कर देगा, तो कोई भी कंपटीटर किसी भी ट्रेड में EIC के सामने नहीं है। क्यों? कोई भी इंडियन ट्रेडर कौन होगा जिसको पैसे होंगे? पैसे किस पास थे? जमींदारों के पास थे। और जमींदार पैसा अगर यहां फंसा दिए तो उनके कंपटीशन पे व्यापार। क्लियर बात? सब लिखा होगा, सिर्फ बोर्ड पे देखो, एक एक पॉइंट लिखा मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं 200 वाली की बात। ठीक है, इसके लिए हो गया। अब मुद्दा ये फंस रहा था कि मान चलो कि इनसे 70 कलेक्ट होना है, इनके पास कितना बचेगा? 30 रुपए। ठीक, 30 रुपए में खाएंगे पिएंगे, कैसे मरेंगे नहीं। और जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक गेम है, जुआ है ना? कैसे है जुआ? ध्यान से देखो, देखिए हम आपको कुछ कंडीशन दिखाएंगे। आप में से किसी की खेती है? खेत है ना? कितना खेत है? ठीक, बीघा। ठीक है, अब उसमें से कितने पे खेती होती है? 8 बीघे में नहीं हो रही है। कितने परसेंट हो गया? 10% मान ले। अगर आपके पास लैंड है, कंडीशन नंबर 1, तो बहुत बड़े किस्मत वाले होगे ना कि पूरे पे खेती हो। और नहीं, अगर जहां हो रही ना, बीच बीच में परती छोड़नी पड़ती है ना। कंडीशन 1। कंडीशन 2 कि आप टाइम पे फसल की बुआई। कंडीशन 3, टाइम पे बरसात हो जाए। कंडीशन 4, समय से पक जाए। कंडीशन 5, ओला टिड्डा जानवर से वो बच जाए। कंडीशन 6, सही टाइम पे आप उसे काट लीजिए। कंडीशन 7, काटने के बाद बिना फसल खराब हुए उसे थ्रेश कर लीजिए, अनाज ला कर लीजिए। कंडीशन नंबर 8, सही टाइम पे मार्केट पहुंच जाइए। दिन नहीं, समय। शाम को देर से पहुंचोगे तब भी नहीं मिलेगा रेट,
सुबह जल्दी पहुंचोगे तब भी रेट नहीं मिलेगा। 9 और आपको सही रेट मिल जाए वो भी कैश, और वो कैश लेकर के अपने घर सही वापस आ जाओ, उसमें ठगी व्यवस्था चलती थी। सुना होगा कर्नल स्लीमन को लंदन से बुला करके माओ क्या नाम है, विलियम बेंटिक ने ठगी व्यवस्था खत्म करा था इंडिया में। कर्नल स्लीमन 12 बार एग्जाम में आ चुका है। लूट लेते थे लोग, बाहुबली ने देखा है ना, हजारों की संख्या में होते थे, ऐसा पूरे पूरे काफिले को लूट के मार के सब भाग जाते थे। अब फिर इतनी बार किस्मत साथ देगी तब आप 70 रुपए पे कर पाओगे और 30 रुपए आधे पेट मरने के लिए बच जाओगे। ठीक है, और एक भी किस्मत खराब हुई तो आप गए गए। इतनी किस्मत अच्छी होती नहीं थी। अब इस पूरे सिस्टम से बचने के लिए उनके पास एक रास्ता था। मान लो टैक्स पे नहीं किए, जमीन छीन जाएगी, कि रजिस्टर्ड तो हो नहीं, मनमानी जमींदार किसी और को दे देगा। ठीक, ये पूरे सिस्टम को पास आउट करने के लिए आपके पास एक विकल्प था, वो था कैश क्रॉप्स, इसे कहते हैं नगदी फसल। आप नगदी फसल उगाओ। उस समय नगदी फसल चाय, इंडिगो, ओपियम, अब तो रबड़ भी आता है, कॉफी भी आती है, गन्ना आता है, तो ये खेत में खड़े खड़े बिक जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कैश क्रॉप्स उगाओ, सिर्फ कैश क्रॉप्स, ध्यान से रखिए, बात नहीं, तो आप इससे बच जाओगे। आप क्या कर पाओगे, सिर्फ टैक्स और कुछ नहीं, क्योंकि बिक जाएगा, फिर आपको 30 रुपए बचेगा। लेकिन देखो पहले जो फेमाइन होते थे, अकाल पड़ते थे, लोग मरते थे, कब मरते थे। अगर आप गांव के हो तो आपको मालूम है कि लॉकडाउन में कोई गांव वाला मरा नहीं, भूखो तो नहीं मरा। गांव में ड्राइंग रूम हो न हो, पहले कमरे में गोदाम जरूर होता है, 4 बोरी गेहूं, चावल, पूरे कमरे में प्याज, आलू सब फैला रहेगा, मरते नहीं। लेकिन अगर सोच के देखो, 100 में से 50 ने भी कैश क्रॉप्स उगाना शुरू किया तो 2 चीज होगी। पहला, प्रोडक्शन 50% डाउन, लेकिन डिमांड अभी भी उतनी ही है, और जब लोगों के पास पैसे होंगे तो डिमांड और बढ़ जाएगी। बात समझाई? और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएगा। सबका पैसे हैं, अनाज मार्केट में कम है, प्राइस लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए पहले केवल फेमाइन आता था, अब आता था, उसे कहते हैं मैन मेड फेमाइन। अरे इसे कहते हैं मानव जनित अकाल। अब लाखों लोग मरने लगे क्योंकि अनाज ही नहीं है, और अनाज नहीं है तो खरीद के जब खा रहे हैं तो हम खाएं कि जानवर खिलाएं? जानवर मरेंगे, जानवर मरेंगे तो जो भी उनके विषाणु हैं वो फैलेंगे, वायरल होंगे, और लोग मरेंगे, भूखे भी मरेंगे, क्योंकि पैसा खत्म तो टाटा बाय बाय। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यही फार्मर जिसको हमने बताया था, ये वाला फार्मर जो फार्म मरता रहेगा हमेशा मरने के लिए, वह अपनी जमीन को रखेगा गिरवी, रखेगा, उस गिरवी पे वो पैसा लेगा, उस पैसे पे वह मल्टीपल इंटरेस्ट देगा, और एक टाइम पे उसे उसी जमीन को एज ए बाउंडेड लेबर काम करेगा।
तो जो किसान था वो हो गया बदुआ। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो, ये पूरा सिस्टम है आपका। समझ में आ रहा है? अब इसे नोट कर लो यहां से। समझ में आ रहा है? इसे बना लो। जल्दी बनाओ इसे। रेवेन्यू पे फिर से पूछो, पूछो। कौन सा टैक्स? टैक्स नहीं था, लैंड रेवेन्यू है। टैक्स अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है। हाँ, किसके प्रॉफिट पे? जितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है उस पे लगता है, प्रॉफिट ऑफिट नहीं। उन समय इनकम टैक्स सिस्टम नहीं आया था, ठीक है। जितनी आपकी रेवेन्यू हो रही उसी पे लगता था। गांव के हो ना, अधिया पे देते हो खेती तो क्या होता है, जितना होगा आधा फसल मुझे आधा तुम ले जाओ, खत्म हो गई बात। बटाई दो टाइप की बटाई, एक खेत बटाई, एक लंक बटाई होता है। मालूम है नहीं? पढ़े हो नहीं? खेत बटाई मतलब खेत में खड़ी फसल बटेगी। लंग बटाई मतलब फसल अलग करने के बाद, थ्रेस के बाद बटेगी। ये सल्तनत में है। क्या जी? अच्छा, बड़ा कर दू बिटिया, जादू। हो गया ऊपर वाला? बात नहीं। हो गया, चले आगे। हमने यहां तक कर लिया था, लिखा नहीं? ये लिखा नहीं था, लिखिए।
हाँ, सब वही टर्म है। एक दिन ना सारे टर्म एक साथ बता दूंगा आपको पूरे। बताओ, इजारादारी बंगाल में किसने शुरू किया था? नहीं, सोचो सोचो सोचो, नोट्स में है। पहला नवाब देखना, देखो लिखा है, देखो लिखा है कि नहीं? मिला? लिखा है ना? क्या लिखा है? लिखा है ना, इजारादारी। देखा? हाँ, कहां पे? यहां से ये लिखो, भूमि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दी गई। लिखो, मैं बोल रहा हूं, फिर बोल दो ना बिटिया। हम बोल दे, ऊपर से बोले। वारेन हेस्टिंग्स ने इजारादारी सिस्टम शुरू किया। वारेन हेस्टिंग्स ने इजारादारी शुरू किया, जो चल रहा था वो कंटिन्यू कर दिया। कॉर्नवालिस ने जमींदारी शुरू किया। ठीक है, 93 में। इसके साइलेंट फीचर, पहला, भूमि स्थायी रूप से नहीं, कंटिन्यू बीच में खत्म कर दिया था उन्होंने। जब उनका रूल खत्म हो तो हटा दिया गया। देखो, भूमि सबसे ऊंची बोली लगाने को वाले को स्थायी रूप से दी गई। दूसरा, राजस्व की दर 10 से 40 सालों के लिए निश्चित थी। अगला, सूर्यास्त का नियम, ये 1794 में रूल नंबर 14 से एड ऑन किया गया था। यदि जमींदार, रूल नंबर 14 वो लिखा था, रूल नंबर 14 14, यदि जमींदार निश्चित तिथि को, यदि जमींदार निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा नहीं करेगा तो उसकी जमींदारी फिर से नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, खुद नहीं लेंगे। सिस्टम बनाया लोगों ने, बहन को, बुआ को, चाचा को, ताऊ को, मामी को दिलवाया, खुद नहीं ले सकते थे। वो है, अभी आएगा। क्लियर है? अगली बात, इस व्यवस्था की आलोचना क्लाउड कमीशन ने, जिसे बंगाल भू राजस्व आयोग भी कहते हैं, ने की। ठीक है, डन। अब देखो ध्यान से। अब एक चीज देखो, मैं पहले ये बताता हूं, फिर आपको नोट कराता हूं, फिर जमींदारी समझाता हूं। इस बार मैंने सिस्टम चेंज किया। पहले मैंने आपको जमींदारी बता दी क्या है, तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, इस स्लाइड इतनी नहीं, ये ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब हेडिंग पे आते हैं, क्योंकि जो पहली व्यवस्था लागू हुई थी उसमें ये सब चीजें लागू हो रही हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये पेज पहले का पेज है, लेकिन उल्टा इसलिए किया कि कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा।
इसमें जितने पॉइंट्स हैं सब आपको अब समझ में आएंगे, क्योंकि जब भी पॉइंट हम बताते थे ना तो समझ नहीं आता था बच्चों को, क्योंकि हमने जमींदारी पढ़ी नहीं। इससे पहले जमींदारी समझा दी, फिर उस पर आ रहा हूं। ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, EIC गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। उनके पास कुछ समस्याएं थी कि जो रेवेन्यू है वो कौन कलेक्ट करेगा, हु, कितना, कब, और कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, और अंतिम बात हु एक्सेप्टेड एज ए मास्टर ऑफ लैंड, किसे माना जाए, क्योंकि पहले तो मुगल होते थे, राजा होते थे, सल्तनत में सुल्तान होते थे, यहां किसे माना जाए। इन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए दो ग्रुप हो गया। एक में थे चार्ल्स ग्रांट, एक में थे जॉन सोर। चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि EIC एज ए मास्टर ऑफ लैंड, EIC को मालिक मान लिया जाए, कलेक्टेड बाय जमींदार, कि कलेक्शन जमींदार से कराओ, ठीक, जैसा पहले चलता था यही था। तो जॉन सोर ने कहा कि भैया वो क्यों कलेक्ट करेगा, तो उसे कुछ दो भी, और दूसरा दोगे तो उसकी मर्जी ले चाहे ना ले, लंबा टाइम फिक्स कर दो। उसने ये भी कहा कि वो इन्वॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि वो इंडियन रूलर था तो इन्वॉल्व था, आप अंग्रेज हो, हम विदेशी हैं, हमारे लॉयल क्यों होगा, बोले उसे टेम्पररी मास्टर ऑफ लैंड बना दो, जमींदार एज ए मास्टर ऑफ टेम्पररी, दूसरा कलेक्टेड बाय, और लास्ट पॉइंट जमींदार मस्ट बी केप्ट सम पार्ट, कुछ भाग जमींदार भी। कार्नवालिस एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ सोर, इन्होंने जॉन सोर के कॉन्सेप्ट को, क्यों, वाई, बिकॉज लैक ऑफ वर्कर्स, इनके पास कितने लोग थे, अगर सब कलेक्ट करेंगे तो एक्सपेंशन कौन करेगा, अभी तो सब कुछ बचा हुआ है ना, अभी तो बंगाल बिहार उड़ीसा मिला है, पूरा देश तो बचा था। दूसरा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है इनको कि कैसे कलेक्ट करें, कोई देगा नहीं देगा। अभी मैं आपको सुनो, आज तुम लोग सब फीस जमा कर दो, मुझे दोगे, इनको दोगे, किसी को नहीं दोगे, फिक्स आदमी सेट है, और कब करोगे, आप देखो जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, अगर उसको चेक करना है, हमारा कैसे चेक होता है, एक है तेंदुलेकर कमेटी की रिपोर्ट, कैलोरी बेस पे होता है ना, अगर 24 तक कैलोरी है तो अच्छा है, और उसके नीचे तो डाउन है, ठीक। अब चेक करो, किसी की सैलरी, अगर किसी की कैलोरी चेक करनी है 15 तारीख के पहले कर लो, सबकी 3000 आएगी, 25 के बाद कर लो, सबकी 1200 आ जाएगी, बस समझ में आ रहा है। सैलरी जब आती है उसमें आदमी अमीर रहता है, जो ये मध्यम वर्ग है, ये मध्यम वर्ग, हाँ हम लोग मध्यम वर्ग नौकरी पेशा वाले, एक तारीख से 15 तारीख तक हम लोग धनी रहते हैं, अपर क्लास में रहते हैं, उसके बाद मिडिल क्लास में आ जाते हैं, और 25 के बाद BPL हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, मैंने IAS तक को देखा है, हालत स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है, और सैलरी 70-72 हजार ही आ रही, क्या करेंगे, उनका लड़का इधर उधर तो पढ़ेगा नहीं, उनकी बीवी किसी छोटे स्टोर में खाना खाने जाएगी नहीं। अगला, वांट टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, दे कुड हेल्प इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इन्होंने कहा इससे जमींदार हमारे लॉयल बने रहेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी हमारे लिए खड़े होंगे, खड़े हुए ना 1857 रिवोल्ट में। पर्पज क्या था ये करने के पीछे, ये सब जमींदारी का है। पहला, फिक्स्ड अमाउंट इन, आग लगे, बाढ़ हो, मर जाओ, हमें चाहिए, और कौन पहुंचाएगा, जमींदार। नहीं पहुंचाओगे, डेट तक नहीं पहुंचाओगे, सनसेट तक नहीं पहुंचाओगे, गया प्रेशर। मोर प्रॉफिट फॉर अदर इन्वॉल्व इन
जो कर्मचारी अंग्रेज के खाली हो, बाकी एक्सपेंशन करेंगे, लड़ाई करेंगे। कॉन्सेप्चुअली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वह इन्वेस्टमेंट वाली बात कि सोच थी, हुई नहीं कि भाई आमदनी किसानों की बढ़ेगी, क्योंकि जमींदार अपनी आमदनी बढ़ाकर वहां इन्वेस्ट करेगा। अगली बात, नो ओपोनेंट इन, वही बात, जब वहां इन्वेस्टमेंट कर देगा तो ट्रेड में तो नहीं जाएगा। देखो, जमींदार मस्ट बी इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर अ मोर प्रॉफिट, मोर पार्ट। बात समझ में आई? अब ये पॉइंट आपको अगर पहले बता देता तो ये सब समझ, फिर रिपीट करना पड़ता, इसलिए पहले समझा कॉन्सेप्ट तब इसको बताया। गेट इट? तो ये मैटर उसके एक कदम पहले का है, पेज पे आगे पीछे रख लेना, ठीक है? खाली नहीं होगा वहां पर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसके बाद ही समझाना चाहिए, इसलिए मैं इस बार चेंज किया हूं। लिखो, समझ में आ रहा है ना? मैं कहता हूं मुझे समझाने में टाइम लगता है, मैं टाइम लूंगा, लेकिन एकदम ठंडा क्लियर। मैं गारंटी देता हूं, किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर का नोट्स चेक कर लो, जो दिल्ली की, देश की सबसे बड़ी कोचिंग है, वहां का आप क्लास नोट्स मंगा के देख लो, चेक कर लो, आप डिसाइड करो आपको क्या मिल रहा है। मैं नहीं। दिल्ली की आपकी यहां की पढ़ाई में सिर्फ एक अंतर है कि वहां ये सब लिखवाना नहीं पड़ता, समझा दिया, नोट पकड़ा दिया, निकल लो। ये चार्ल्स वाला हटाओगे, इससे सेट करूं, दिखेगा? ठीक है, हाँ लिखो, कौन, कितना, कब, लिखो ना, कैसे, और जमीन का मालिक कौन। कोई बात नहीं, तुम पैसा थोड़ी ले रही हो, पैसा तो मैं ले रहा हूं बताने का। सच बताऊं, मैं रोज भूल जाता हूं, इसका फोटो ही नहीं डाल पा रहा हूं। ये तो देखो, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिस्प्यूट हो गया, एक तरफ थे चार्ल्स ग्रांट, लिख दो, लिख लिया, और यह है जॉन सोर, रात में बहुत शोर। हाँ लिखो, पहला, ये ऐसी जमीन का मालिक होगा, दूसरा, संग्रह जमींदार करेगा, उधर यहां पे जब मास्टर ऑफ लैंड लिखना ना तो ब्रैकेट में लिखना टेम्पररी, तो कंफ्यूजन ना हो। लिखो, जमींदार भूमि का मालिक होगा, ब्रैकेट में अस्थाई। दूसरा, संग्रह जमींदार करेगा या वसूली, और तीसरा, जमींदार कुछ भाग रखेगा। कॉर्नवालिस ने सोर के विचारों को स्वीकार किया, क्योंकि सोर कर रहा था इसलिए उसकी बात मान ली। क्यों किया? पहला, कर्मचारियों की कमी, देखो, पहला कर्मचारियों की कमी, दूसरा अनुभव की कमी, तीसरा जमींदार एक ऐसे समूह के रूप में उभर के सामने आएंगे जो आपातकाल में मदद करेगा। ऐसे समूह के रूप में उभर कर सामने आएंगे जो आपातकाल में मदद करेगा। इन्होंने किया भी था। उद्देश्य, पर्पस, देखो,
किसी भी स्थिति में निश्चित राजस्व की प्राप्ति। हाँ, ईआईसी को निश्चित राशि की प्राप्ति। अब यही इनकी प्रॉफिट लग रहा था, इनका बाद में लॉस हो गया। दूसरा, ईआईसी को अत्यधिक लाभ। अगला, कर्मचारी अन्य कामों में संलग्न। लिख लो कि संलग्न, पक्का लिखो, लिख के दिखाओ। सही लिखा। अगला, वैचारिक रूप से कृषि का विकास। अगला, व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं, क्योंकि वो अपने भाग को बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश करेंगे। डन। चले आगे। देखो ये सिस्टम था, ये तो मैंने गूगल से स्नैपशॉट मारा है। उसके आगे ये जो था साइलेंट फीचर, उसमें आगे जमींदार 111 और ईआईसी 1011। एक एक पॉइंट यहां नोट करेंगे, पॉइंट समझेंगे। ये रेड से लिखा है ना, तो न्यू एनसीईआरटी। पहला सब समझ में आ चुका आपको, एक दो छोड़ के। दूरवासी जमींदारी सिस्टम, प्रभाव में लिखो दूरवासी जमींदारी व्यवस्था, लिखो। क्लियर है ना, ये है ना क्लियर? एक एक लिखते चलो। जाने तो बाद में क्रॉप कर दोगे, हम जानते हैं। देखा ना बिटिया? ठीक। अगली बात, जमींदार इमर्ज्ड एज अ पैरासाइट हुए ना। जमींदार परजीवी के रूप में उभर कर सामने आए। परजीवी जानते क्या होता है? जो खुद खाना नहीं बनाता, दूसरे खा जाता है। अमरबेल होती है ना, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण। जमींदार इमर्ज एज अ पैरासाइट, हाँ चढ़ जाती है। अगला, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, किसानों का शोषण। ठीक। अगला, राइजिंग ऑफ फ्यूडल क्लास, सामंत वर्ग का उदय। सामंत वर्ग का उदय, राइजिंग ऑफ फ्यूडल क्लास, इसे भी बता दूंगा। अगला, रूरल इकोनॉमी बिकम स्पॉइल्ड, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन। रूरल इकोनॉमी बिकम स्पॉइल्ड, बता दूंगा थोड़ा मैं। अगला, बिगिनिंग ऑफ मैन मेड फेमाइन, मानव जनित अकाल की शुरुआत। अब ध्यान से देखिएगा, रेवेन्यू कलेक्टर कॉल्ड अमला, लिख लो। जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था जमींदार के बेसिस पे जाके, उसे कहते हैं अमला। नोट करते चलो, रेवेन्यू कलेक्टर वाज अमला, रेवेन्यू वसूली करने वाले को अमला कहते थे। अगली बात, रिच फार्मर्स नोन एज अ जोतदार या घाटीदार।
जो अमीर होते थे उन्हें या तो जोतदार कहा गया है और कहीं घाटीदार कहा गया है। अमीर किसान, जमींदार नहीं। ध्यान से देखिए, जब जमींदार की लैंड रीबीट पे चढ़ती थी, री ऑक्शन होती थी, तो ये लोग खरीद लेते थे। कौन? अमीर जमींदार, जोतदार या घाटीदार, क्योंकि मोर पावरफुल देन जमींदार, ये जमींदार से ज्यादा शक्तिशाली थे, पैसे से भी और हर तरीके से भी, इसलिए उनकी रिएक्शन जमींदारी खरीदते थे। हाँ, मेन तो वही है, बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं, सिर्फ इसे नोट कर लो, ये पॉइंट कर लो, बता रहा हूं ना। अगला, परचेज्ड री ऑक्शन, कौन कर रहे हैं? जब री ऑक्शन तो ये खरीद लेते थे जमींदारी। लिखो, पुनः नीलामी में जमींदारी खरीद लेते थे। भाई लगा लिया जाता बोली, हाँ हाँ हाँ, वही वही, देखो ये पॉइंट उसका सब पॉइंट आ रहा है ना। जोधा किसान, हाँ। अगला, ध्यान देखो, ये लाइन ध्यान से देखिए बोर्ड पे, राइट्स ऑफ जमींदार इन रूरल एरिया हाउ एवर डिड नॉट कोलैप्स। देखो, जमींदारों के जो राइट थे, जो शहरी ग्रामीण क्षेत्र था, उनके अधिकार खत्म नहीं होते थे। क्या करते थे? सम ट्रांसफर जमींदारी टू, किसी ने मां के नाम ले लिया, किसी, फिर जब रिएक्शन होता था, पैसे तो होते ही थे, भाई तुम नहीं लोगे, तो कोई माँ के नाम पे, कोई बहन के नाम पे, कोई फूफा के नाम पे, कोई चाचा के नाम पे, कोई ताऊ के नाम पे ले लेता था। मतलब मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में उनका राइट कोलैप्स नहीं होता था, वो किसी और के नाम पे लेकर अपना काम चलाते थे। हिंदी में लिखो, जमींदारों के अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में समाप्त नहीं होते थे, वो अधिकतर मां या अन्य के नाम पर पुनः प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल को, कुछ पॉइंट। अगली बात, 95 ऑक्शन वर फिक्स्ड, 95% री ऑक्शन जमीन होती थी तो फिक्स होती थी कि चाचा ताऊ मामा के नाम पे उठा लेंगे। 75% जमींदार चेंज हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। चेंज माने किसी और के नाम पे ले लिया। तो 95% किससे मिलना है? फिक्स है। 75% वो हाथ, मतलब हैंड चेंज करते थे, किसी और के नाम पे ले, अपना काम चला रहा है। पीछे मदर नाम स्पेशली आया था। फिर 19% एरिया ऑफ ईआईसी इन इंडिया, जो जमींदारी व्यवस्था थी 19% भाग पे लागू की गई थी। किसके? भारत के नहीं, इन ईआईसी के पास जितना एरिया था उसके 19% पे। वो एरिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और नॉर्थ मद्रास। नोट करिए। क्या हुआ? कौन सा? नोट करो, बता रहे, सब बता देंगे। अभी 2-3 पॉइंट बताऊंगा। पहला लिखो, ऊपर लिख लिया। दूसरा, 75% लिखा, लिखो 75% जमींदार अपना अधिकार किसी और के माध्यम से परिवर्तित कर लेते थे। अगली बात, जमींदारी व्यवस्था ईआईसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के 19% भाग पे लागू की गई थी। डन। बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
वाराणसी और नॉर्थ मद्रास। ठीक है, यहां पे आ जाते 2 पॉइंट। क्या हुआ, V1 नोट नहीं किया क्या? अरे ये अभी तो मैं बताया ही नहीं ना, रुक जाओ ना। ये देखो, राइजिंग ऑफ फ्यूडल क्लास और रूरल इकोनॉमी बिकम स्पॉइल्ड। देखो ध्यान से, आप सब गांव देहात सबके रहने वाले, कोई टेंशन नहीं है। आप गांव में देखिए, एक सिस्टम होता है जजमानी सिस्टम। जानते क्या होता है? इस जजमानी सिस्टम पे ही हमारी रूल इकोनॉमी चलती थी। जैसे अगर हम लोग क्या शादी पड़ते, मैं अपने एग्जांपल देता हूं। मेरे मान लो मेरे घर मेरे भाई की शादी हुई, तो घर का एक फिक्स नाई है, धोबी है, कुम्हार है, दर्जी है, सफाई वाला है, माली है, सब फिक्स है। ठीक, और ये उस समय सर्विस देते थे, उसके बदले पैसा, अनाज, खाना पीना ले जाते थे। उनको पैसे की जरूरत नहीं थी, सर्विस और उसके बदले में सब मिल गया। इसी कहते हैं जजमानी सिस्टम, इसी कहते हैं रूरल इकोनॉमी। महाराज आपको बेटा हुआ, उतार के अंगूठी दे दिया, होता था ना, देखा ना पिक्चरों में, काम चल रहा है। कोई इसी कहते हैं रूरल इकोनॉमी, और गांधी जी इसी सपोर्ट की बात करते हैं। लेकिन जब राजा ही नहीं रह गए तो जजमानी खत्म। अब हुआ क्या, जब कैश क्रॉप्स आ जाएगी तो जजमानी, खुद ही को खाने को नहीं है तो हम तुम्हें कहां देंगे। अभी मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूं, और वो सब लोग हैं कि अब कोई आता नहीं है। त्योहार पे भी वो लोग आते थे, कुम्हार दिए लेके आते, पैसा नहीं लेते थे, दिए आते थे और खाना पीना सब अच्छे से ले जाते थे। उनका कोई शादी ब्याह पड़ता, हम लोग सोना चांदी कपड़ा सब देते थे। लेकिन आज उनके लड़के हमसे अच्छा पहनते हैं। हाँ, पहले कपड़े ले जाते थे, अब कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे डेवलप हो चुके हैं। ये थी जजमानी सिस्टम। दूसरी चीज, जो गांव में, अगर गांव में आप ध्यान दो, अभी भी थोड़ा चलता है। साबुन चाहिए, चावल भिजवा दिया, साबुन आ गया दुकान से, आता ही नहीं, ये भी चलता है। जो गांव में फार्मर है, जो फार्मर उधार लेता है, जानते किससे लेता है? पहला उधार किससे? नहीं, अच्छा बुरा मानना, गांव की हो, गांव की हो, नहीं नहीं, कोई गांव का है, जमींदार से है, कोई गांव में तुम्हारे जमींदार? किससे लेते हैं? किससे? नेबर से। हम लिख दे वो सही बात, बनिया से लेते हैं, है ना, जो सब सामान से दुकान में सब मिलेगा, 1 to all। जहां जनरल स्टोर वहां बनिया कहलाता है। बनिया एक ग्रुप होता था, लेकिन बनिया, और ये बनिया उधार देता था। ये बनिया जब एक्सप्लॉइट करके थोड़ा ऊपर जाता था तो बनता था ये साहूकार। ये और कमाई कर लिया तो बन गया, बस सामंत में इसके पास लैंड भी आ जाती थी। ये और कमाई कर लिया तो बन गया जमींदार, और कमाई कर लिया तो बन गया, उठा के देखो कार्ल मार्क्स ने इन्हीं की चर्चा की है ना, अपने डायलेक्टिक मेथड में। ये सिस्टम है।
नोट कर लो ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो। पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, ये 4 पॉइंट लिख लो, समझ में आ जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। अब बताओ मजा आया कि नहीं, मजा आया। मैं लिख के दे रहा हूं तो कहीं चेक कर लो, किसी कोचिंग में, किसी टीचर को। मैं इसलिए चैलेंज करता हूं ना कि मैं इतनी मेहनत करके आता हूं। नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, 25 स्टैंडर्ड बुक्स का मटेरियल उसमें है। अब कोई फालतू फैक्ट नहीं है। अब मेंस में, प्री में कहीं आ जाए, अब तैयार रहोगे।